नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 5 अगस्त 2017 यानी कि आज से ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम चालू हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे हम इसमें पूरी, और प्लस इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, और प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं आगे वाले एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो देखिए, आज से सीरीज चालू हो रही है एसएससी सीजीएल के लिए। जो लोग भी एसएससी सीजीएल के लिए आज एग्जाम है या फिर आने वाले टाइम में उनका एग्जाम है 22-23 तक, वो लोग ये डेली सीरीज मैं दूंगा इसमें, और डेली शाम के टाइम रात में 8 बजे के करीब फाइनल एनालिसिस दूंगा पूरे दिन की। तो ये अभी पहले फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। देखिए इसमें जो ये अभी लेवल दिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश का आता है। जैसे इंग्लिश में ये जो इस बार पेपर आए वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आए, 16 से 18 अटेम्प्ट बिल्कुल किए जा सकते थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मॉडरेट क्वेश्चन आए, इंटेलिजेंट जो जनरल इंटेलिजेंस है उसमें इजी क्वेश्चन आए, और अवेयरनेस में अगर आप देखें इसमें भी ये इजी टू मॉडरेट आए। देखिए अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन है जीएस जीके के क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा मैंने देखे, और इसमें अगर हमारे वीडियोस आपने फॉलो किए होते तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया उसमें। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 100 में से 74 से 78 तक ये क्वेश्चन किए जा सकते थे। हालांकि कट ऑफ का अभी किसी को नहीं पता है कितना जाएगा, तो इतनी आप इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल अगर आप पेपर देखें तो पेपर मतलब मॉडरेट था ये। ओवरऑल अगर आप एक पेपर देखा जाए तो मॉडरेट टू इजी आप मानेंगे। अभी पहली शिफ्ट का ये इतना ज्यादा टफ नहीं माना जाएगा इसको। जैसे एसआई वाला पेपर काफी ज्यादा एकदम ये लीक से हट के आ गया था, वैसे एसएससी में नहीं हुआ कुछ। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पन्नालाल घोष पूछा गया था, किसके प्लेयर हैं? ये इंडियन फ्लूट के प्लेयर हैं। किससे रिलेटेड थे ये पूछा गया था। ऑथर पूछा गया था सेल आउट बुक के, तो ऑथर है सेल आउट बुक के पॉल बीटी। फिर ये पूछा गया था कि मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट की कितनी होनी चाहिए, 35। देखिए मिनिमम एज ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, इसलिए लिस्ट मैंने लाया हूं। देखिए प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, तीनों की मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 साल रट डालिए एकदम। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मिनिमम एज एमपी की लोकसभा के लिए और प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी यानी कि विधान परिषद के लिए 30 होनी चाहिए। विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25। लोकसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए और राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। जज की अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 65 साल तक हो सकती है। ये जो अपर एज ये यूनियन कमीशन की है 65 साल तक। हाई कोर्ट की अभी तक जो मैक्सिमम एज है 62 साल है। और मिनिमम एज जो पंचायत की होती है वो 21 साल होती है। म्यूनिसिपैलिटी की भी 21 साल होती है इलेक्शन के लिए। मिनिमम एज एम्प्लॉयमेंट अगर आपको चाहिए फैक्ट्री में तो 14 साल है। रजिस्टर वोटर के लिए मिनिमम एज 18 साल, 21 से 18 साल कर दी गई थी। ये जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1989 में जो पास हुआ था फाइनली, ये आप याद रख सकते हैं। फंडामेंटल जो राइट है एजुकेशन वो 6 से 14 साल तक है हमको। उसके अलावा देखिए ये पूछा गया था कि चंद्रगुप्त के सन का नाम बताना है, तो ये बिंदुसार है। चंद्रगुप्त की पूरी मैंने हिस्ट्री रख दी यहाँ पे, आप जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोका आए, फिर दशरथ आए, फिर संप्रति, फिर सलीकुसुका, फिर ये देववर्मन, फिर ये शत धनवन, और ये फिर है बृहद्रथा। तो ये पूरी चंद्रगुप्त की ये क्रोनोलॉजी है, चंद्रगुप्त से लेके बृहद्रथा तक। फिर ये आया था कि कौन सी डायनेस्टी आई थी तुगलक के बाद, तो ये देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले आई थी स्लेव या फिर ममलुक डायनेस्टी, फिर आई थी खिलजी, फिर तुगलक, और फिर आई सैयद, और फिर आई लोधी। तो तुगलक के बाद कौन आई? तुगलक के बाद आई सैयद। फिर एक एक्वारिन मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ करंट अफेयर में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। यूनिट पूछी गई थी फोर्स की, वो होती है न्यूटन। अगर आप एसआई यूनिट देखेंगे और प्लस सीजीएस यूनिट क्या होती है, जो वो होती है डाइन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। फिर वाइस चेयरमैन पूछा गया था नीति आयोग का, ये है अरविंद परियनगरिया, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है अभी, लेकिन अभी एग्जाम में तो यही माना जाएगा अभी। फिर ये पूछा गया था कि ये सैंड स्टोन किससे बना होता है। देखिए सैंड स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, और ये मिलके बना होता है क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर से। तो ठीक है, ये आप रट डालिए बिल्कुल। फिर ये क्वेश्चन आया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन एबॉलिश कर सकता है, कौन खत्म कर सकता है विधान परिषद को। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ये अभी मैं वीडियो भी बना रहा था इसका। इसके पहले भी मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का वीडियो बना के पूरा बता चुका हूं। लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को भंग करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने का भी अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब ये किससे गवर्न होता है? 169 आर्टिकल है। पूरी प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। एक ये पॉलिटी का मुझे वीडियो डालना है, पहले एक डाल चुका हूँ, उसमें वैसे समझा चुका हूँ पूरी। फिर ये क्वेश्चन आया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की। मैं कितनी बार आर्टिकल में बिल्कुल बता चुका हूँ, 143 जो आर्टिकल है उसके तहत।
कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया, ये पूछा गया था 1946 में आया। फिर ये पूछा गया था परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, देखिए रोम होती है परमानेंट मेमोरी और रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी, दोनों चीजें लिख दी। इसीलिए फिर पूछा गया था कि सरफेस टेंशन को मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है टेंसियोमीटर। फिर ये पूछा गया था पॉली उमरीगर अवार्ड कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसको 3 बार मिला, वो है विराट कोहली, 3 बार मिला है इसको। और फिर एक ये मैंने ये एडिशनल जोड़ दिया इसमें कि आर अश्विन जो है ऑलराउंडर, वो पहले ऐसे इंडियन बने जिनको दिलीप सरदेसाई अवार्ड 2 बार मिला है, क्योंकि ये भी आ सकता है। तो इसमें मैंने आज से मैं डेली आपके लिए लाऊंगा, शाम के टाइम पूरे दिन के एनालिसिस लाऊंगा कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्लस जो आ सकते हैं, और ओवरऑल एनालिसिस की कैसा पेपर आ रहा है, क्या क्या आपको करना चाहिए। देखिए ये डेली अगर आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और शाम तक वेट करिएगा। शाम को 8 बजे के आसपास पूरे दिन के एनालिसिस दूंगा, और प्लस मैक्सिमम क्वेश्चन दूंगा मैथ से, जीके से, जीएस से, रीजनिंग से, एप्टीट्यूड सभी से मिला के। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीजीएल का 2017 का जो आज से चालू हुआ है, डे 1 का जितने भी क्वेश्चन आए आज जीएस के प्लस कुछ मैथ के, ये मैं क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। टोटल तीनों शिफ्ट के मिला के हैं, जो 3 शिफ्ट हुई हैं, तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए और प्लस जो एनालिसिस मैं इससे पहले भी वीडियो में दे चुका हूं। देखिए इसमें वो वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आ चुके हैं, और वो वाले भी बताऊंगा जो आ सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें सेक्शन वाइज एनालिसिस पूरी कर चुका हूं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो वाला आप वीडियो देख लीजिएगा। और प्लस शिफ्ट 1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो वाला भी आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं पहले किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर लास्ट में पूरी एनालिसिस बताता हूं। देखिए पहले क्वेश्चन आया था स्मोक से रिलेटेड। अब देखिए स्मोक का पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग, और ये 2 टाइप का होता है। क्लासिकल स्मोक होता है जो कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, इसमें स्मोक प्लस फोग प्लस SO2 होता है। और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक में ओजोन होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, एक्रोलीन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, और पैन होता है। पैन मतलब कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। देखिए जितनी पीडीएफ है आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लिए, उसमें फ्री में मिल जाएगी डेली आपको। और प्लस जितना भी एसएससी सीजीएल से रिलेटेड मटेरियल है सब पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था ये स्टेडियम से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में कि जो भारत का 5वां भारत ने जो टेस्ट मैच खेला था वो किस ग्राउंड में खेला था, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला था। ये कानपुर में है और ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम है। ये इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। और एक और आया था इंग्लैंड से रिलेटेड, वो अभी आगे बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एसआई वाले क्वेश्चन में भी, जब एसआई वाला पेपर होता है उसमें भी आया था, तो ये एकदम डायरेक्टली आपको रटा होना चाहिए। एक आर्टिकल 20 होता है और एक आर्टिकल 21 होता है, ये दोनों ही नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। आर्टिकल 20 में कन्विक्शन से रिलेटेड है ये, कि कोई भी बंदा ये उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है जिसमें जो भी उसने लॉ वायलेट किया हो उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कमीशन है ये, और उसको उतनी पेनल्टी दी जाएगी जितनी लॉ के अकॉर्डिंग है, ज्यादा नहीं दी जाएगी। डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा बार आप एक ही क्राइम के लिए किसी को पनिश नहीं कर सकते हो, और किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड। ये बहुत ही ज्यादा ये ऐसा आर्टिकल है जिसको सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है, इसको इंटरप्रेट करता रहता है अपने अपने ढंग से। इसमें मतलब ये है कि कोई भी पर्सन लाइफ से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू, जब मतलब तभी किया जा सकता है कोई भी जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए गए लॉ के द्वारा, उसके अलावा नहीं। अब इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। इवन आपको फ्रेश हवा लेने का अधिकार है, वो भी राइट टू पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, और बहुत सारी चीजें इसमें। देखिए एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। देखिए 6 फंडामेंटल राइट है इस समय, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आप याद रखिएगा। 6 फंडामेंटल राइट, ये पढ़ लीजिए आप ध्यान से। देखिए 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से। राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18, राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 और 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, इसको हटा दिया गया था। और ये लास्ट वाला जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसी से रिलेटेड। इसमें यह है कि देखिए अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है
तो उसको भी आपको ये इन्फोर्स कराने का हक है कि वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आपका कोई राइट ना ये वायलेट हो, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। मतलब अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इन्फोर्स कराने के लिए। और यही वाली चीज आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, आर्टिकल 226 है उसमें, लेकिन हाई कोर्ट के लिए ये बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये जाना ये भी एक फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको इन्फोर्स करा सकता है। ये हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो दूसरे लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करा सकता है, तो हाई कोर्ट की पावर इसमें थोड़ी ज्यादा है। राइट टू प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको रट डालिए एकदम। आर्टिकल 31 में था, फिर उसको हटा दिया गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1978 में पारित हुआ था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा के अब ये आर्टिकल 300A में है, पार्ट 12 में। मतलब इस समय इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का जो अधिकार है ये इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखिएगा। और किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। एक गैल्वेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि स्टील में जिंक की कोटिंग कर देते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव जिंक की कोटिंग स्टील में कर दी जाती है। देखिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग जनरली करते हैं, मोस्ट जो कॉमन मेथड होता है सबसे ज़्यादा जिसको यूज़ करते हैं, उसमें आपको मोल्टेन जिंक में स्टील आप डिप कर देते हैं तो एक लेयर चढ़ जाती है जिंक की और उससे रस्टिंग नहीं होती है। मतलब उसको जंग वंग ये सब चीज़ें नहीं लगती, ये आप याद रख सकते हैं। मतलब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है एक तरह से, रस्टिंग एक ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की। देखिए ये क्वेश्चन आता है इंग्लैंड और इंडिया का जो पहला टेस्ट है कहाँ पे हुआ था। देखिए राजकोट में हुआ पहला, दूसरा हुआ विशाखापट्टनम में, तीसरा हुआ मोहाली में पंजाब में, चौथा मुंबई में और पांचवा हुआ था चेन्नई में। ये सब मैंने दे दिया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आए थे मैथ से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, अगर थोड़ा सा आप देखें, ये है 4 × 5% 3 इज इक्वल टू दिया है 8000, 6 × 2% 2 दिया है 144। अब आपसे पूछा है 4 × 3% 3। देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 4 की पावर 3 × 5 की पावर 3 ये कर रहे हैं इसमें। देखिए 4 की पावर 3 कितना हो गया 64 और 5 की पावर 3 कितना हो गया ये, तो आप इसमें कर सकते हैं 125। ठीक है, अब इसका गुणा होता है टोटल 8000। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी देखिए तो 6 की पावर 2 × 2 की पावर 2, तो 36 × 4 कितना होता है 144। मतलब कि जो परसेंटेज के बाद लिखा है वो एक्चुअली पावर है, बाकी जो दो टर्म की। इसमें क्या होगा 4 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 1728। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 101:102:1 और 107 के बाद पूछा है। आप इसमें ध्यान से देखिए 101 ऐसे लिखा है, 101 ऐसे लिख दिया, ये कितना आ गया 10201 आ गया ये। तो 101 के बाद आप उसी को एक बार और लिख दें लास्ट डिजिट के साथ। तो ऐसे ही 107 का पूछा है तो 107 और 107 आप और लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा 10807। तो ये इसका आंसर हो गया। एक इसमें देखिए नंबर सीरीज का मुझे क्वेश्चन मिला, ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए 3 से लेके 7 से लेके 16 से लेके 35 नेक्स्ट पूछा है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 4, फिर 9 और फिर 19। फिर इन दोनों में भी अगर डिफरेंस करेंगे तो 4 और 9 के बीच में कितना आएगा 5, 9 और 19 के बीच में कितना आएगा डिफरेंस 10, यानी कि 5 और उसके बाद आ रहा है 10, तो उसके बाद क्या आएगा 15। तो 15 को आप 19 से जोड़ेंगे कितना आएगा 34 और 34 को आप 35 से जोड़ेंगे तो आएगा 69। इसका आंसर होगा नेक्स्ट टर्म जो होगा इसका सीरीज का। कुछ एसआई यूनिट आई है, मैंने बहुत सारी यूनिट लिख दी है आपको, लास्ट में आप देख लीजिएगा। वर्क की आई वो जूल होती है। कैटायन पूछा है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। तुगलक के बाद कौन सी डायनेस्टी, सैयद, ये मैंने पूरी लिस्ट दी थी जो सुबह वाला वीडियो बनाया था उसमें, पूरी आप लिस्ट देख लीजिएगा। रस्टिंग क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये। और एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है। देखिए कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट ये नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, आपको याद होगा, लोकसभा का पूरा उसमें लोकसभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सब मैंने बताए थे आपको, वो सभी वीडियो देख डालिए। राज्यसभा का भी मैं डाल चुका हूँ, उसमें वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लोकसभा का भी कर चुका हूँ, अभी वाइस प्रेसिडेंट का भी कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट का भी कर चुका हूँ, विधानसभा विधान परिषद का भी कर चुका हूँ। तो आप वो सब देख सकते हैं एक बार, उसमें डायरेक्टली बताया था। आप हर वीडियो को मिस मत करिए कोई भी, आराम से जीए वाला जो पेपर है आपका वो बिल्कुल निकल जाएगा। 3-4 करंट अफेयर वाले आ रहे हैं, वो भी डायरेक्टली हमारे वीडियो से ही आए हैं। तो ये देखिए 2 मेंबर होते हैं इसमें। टोटल जो लोकसभा की मेंबर मैक्सिमम कितनी होती है 552 होती है, मैंने आपको बताया था। उसमें से 530 हो सकते हैं स्टेट के
20 हो सकते हैं यूनियन टेरिटरीज के, और 2 को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। इस समय स्ट्रेंथ कितनी लोकसभा की? 545 है, आप ये याद रखिएगा। और उसमें से 530 जो सीटें स्टेट वाली हैं, 13 यूनियन टेरिटरीज वाली हैं, 7 इसमें खाली हैं, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन है। दूसरी बात ये कि लोकसभा की किस स्टेट में सबसे ज्यादा सीट होती है, वो है यूपी, उसमें 80 होती हैं। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, उसमें 48 होती हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और भी पूरी डिटेल बताइए। मिनिमम एज क्या होती है? वाइस प्रेसिडेंट की 35 होती है, मिनिमम एज प्रेसिडेंट की भी 35 होती है, गवर्नर की भी 35 होती है। मिनिमम एज वाला सुबह मैंने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सबकी मिनिमम एज बता चुका हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आया था, मैन बुकर प्राइज किसको मिला था फिक्शन का? देखिए एक 2 चीजें हैं इसमें, एक है मैन बुकर प्राइज है ये, और एक है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इसलिए दोनों मैंने लिख दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। आज पूछा गया था मैन बुकर प्राइज 2016 में किसको मिला था? द सेल आउट को मिला था। उसके ऑथर कौन है? पॉल बीटी, ठीक है। और एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, वो 2016 का किसको मिला है? हैन कैंग को, द वेजिटेरियन नॉवेल के लिए। और अभी 2017 का किसको मिला है? डेविड ग्रॉसमैन को, हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार, ठीक है। तो ये वाला जो 2017 का है, ये पहले ऐसे इजराइलियन है जिनको की मिला है ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो दोनों अलग अलग हैं। एक मैन बुकर है फिक्शन के लिए, वो किसको मिला है? द सेल आउट पॉल बीटी को। और 2016 वाला मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसको मिला है? द वेजिटेरियन को, ठीक है। ये हैन कैंग को, ये साउथ कोरिया के हैं। 2017 का किसको मिला? डेविड ग्रॉसमैन। और हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार, ये पहले इजरायली जिनको मिला है। देखिए रिट के बारे में पूछा गया था, को वारंटो रिट के बारे में, 6 रिट मैंने लिख दी है। देखिए हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि यू मे हैव द बॉडी, अगर आपको इलीगली डिटेन कर दिया गया तो आपके खिलाफ, मतलब आपको छुड़ाने के लिए लोग हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। 24 घंटे से ज्यादा कोई डिटेन नहीं रखा जा सकता है इसीलिए, वरना मजिस्ट्रेट की ऑर्डर लेने पड़ते हैं। फिर दूसरा होता है मैंडमस, उसका मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब होता है कि कोर्ट जो दूसरे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप अपने अथॉरिटी के अंडर, ये आप अपनी अथॉरिटी के बाहर मत जाओ, मतलब। तो एक तरह से ये। तीसरा है सर्टियोरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब कि इसमें जो हायर कोर्ट होता है या लोअर कोर्ट होता है, जो हायर कोर्ट होता है लोअर कोर्ट को और ट्राइब्यूनल को कोर्ट ये रिट इशू करता है सर्टियोरी, ताकि कोई केस ऐसा है जो लोअर कोर्ट रख रहा है लेकिन उसकी अथॉरिटी के बाहर है, तो वो अपने जो केस है वो हायर कोर्ट में अपने आप ट्रांसफर कर लेता है। तो ये है सर्टियोरी। एक है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसमें क्या होता है कि ये प्रिवेंटिव एक्टिविटी के लिए होता है, ये कि मतलब प्रिवेंट करना होता है किसी इंफीरियर कोर्ट को कि वो अपनी जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन है उनके बाहर जाके किसी के खिलाफ कुछ काम ना करें। को वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि मतलब अगर कोई हायर पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ ये रिट लगाई गई थी कि उनको ये पूछा था कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक प्लेस में हैं, तो व्हाट इज योर अथॉरिटी कीवर्ड आप इसमें याद रखिएगा। फिर ये पूछा गया था पटल भैरव टेम्पल कहाँ पे? उज्जैन में। देखिए वो रिट वाला ही, मैं काफी सारी चीजें हैं इसमें, मैं एक अलग वीडियो बना के पूरा इसमें आपको अपलोड कर दूंगा। नीति आयोग के लिए पूछा गया था कि किस कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया। देखिए सिंपल सा है, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है, मैं बता चुका हूँ। चेयरमैन इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन होते हैं अरविंद पनगरिया जी, और अभी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। थिंक टैंक है ये पूरा। अब देखिए नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनकी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है, प्लस जो नीति आयोग के मेंबर होते हैं उनकी रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर, जो MOS होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद डंकन पैसेज पूछा गया था किसके किसके बीच में? साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में। एक स्टेट वाली लिस्ट मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियो में, और ये जो टेलीग्राम में है उसमें मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, और स्टेट वाली लिस्ट की भी। अब देखिए यूनिट लिखी हुई है, यूनिट प्रेशर की पूछी गई थी पास्कल। इन सिंपल सी यूनिट है, आप देख लीजिए, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की सेकेंड, मास की ये किलोग्राम में। पूरी ऐसा यूनिट है, आपको PDF मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, आप ग्रुप में देख लीजिएगा। और ये रट डालिए जितनी भी यूनिट लिखी है, एक बार पूरी मैंने इसलिए समराइज कर दी इसमें। अब जितनी भी चीज है इसमें देखिए, डेप्थ ऑफ जो सी है ये फैथोम में ये मेजर करते हैं। और देखिए डेली एनालिसिस हम लाएंगे इसमें। अभी इसमें मैंने कुछ मैथ के क्वेश्चन लिए, प्लस GA के लिए क्वेश्चन। अभी एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, प्लस उसमें मैथ्स और रीजनिंग के और क्वेश्चन होंगे। तो डेली हम लोग एनालिसिस करेंगे इसमें कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है। देखिए पेपर में 4 सेक्शन है, एक है रीजनिंग वाला, एक है ये मैथ्स वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, एक है GA वाला, और एक है इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला बस पूरे दिन का अगर एनालिसिस देखें तो मॉडरेट टू टफ आया है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं है, पैरा जंबर्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें।
बाकी रीजनिंग मॉडरेट है लेवल की, जो मैथ्स वाला पेपर है वो भी मॉडरेट लेवल का है, जो जीए वाला है वो इजी टू मॉडरेट है, तो इजी है ये पेपर। जनरल अवेयरनेस वाला काफी इजी है, बस नॉर्मल से फैक्ट पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं घुमा रहे हैं। पहले दिन की एनालिसिस यही है। अब देखिए एसएससी से रिलेटेड एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वही वाली प्लेलिस्ट फॉलो करिए, डेली का डेली जितने भी एसएससी के जो पेपर होंगे उसमें मैंने ये सब बताया किस सेक्शन से किस किस जगह से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पैराग्राफ के कितने, पैराग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं आया, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पूरा एक वीडियो बना चुका हूं मैं। वो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। और प्लस टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, जितनी भी मैं पीडीएफ बना रहा हूँ सब उसमें शेयर हो जाएंगी, ये वाली भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने की लिंक भी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 6 अगस्त आज जो पेपर हुआ है, 6 अगस्त 2017 को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, प्लस जो 5 अगस्त के सेकंड शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन थे कुछ वो मिलाकर डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूं और उससे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आगे वाले पेपर में आ सकती है वो सब भी बताता हूं। तो ये सब देखिए आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 6 अगस्त के और प्लस 5 अगस्त की सेकंड वाली शिफ्ट के, और प्लस उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स में एस क्या है। एस क्या है ब्रिक्स में, है ये साउथ अफ्रीका। देखिए ब्रिक्स क्या है, ये एक ग्रुप है कंट्रीज का। बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था 2010 में। ब्रिक जो एक टर्म है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, 2001 में इंट्रोड्यूस किया था गोल्डमैन सैक के एक इनका नाम था जिम ओ नील करके, और फिर ये फाइनली 2009 में पहली ब्रिक्स की समिट हुई है और ये साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया है। ये आप याद रख सकते हैं। देखिए अभी तक टोटल 9 समिट हो चुकी हैं ब्रिक्स की। जो 8वीं समिट थी ब्रिक्स की वो हुई थी इंडिया में, गोवा में, और 9वीं समिट जो होगी इस बार अभी सितंबर में वो होगी चाइना में होगी। तो ये आप याद सकते हैं, चाइना में होगी जियामिन करके जगह में। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था ब्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन था कि स्पिनच यानी कि पालक किस चीज में, ये जो ऑप्शन थे उसमें से रिच होगा, ये आयरन में, आयरन में रिच होगा। वैसे तो ये जो पालक है काफी अच्छा सोर्स माना जाता है, विटामिन के, विटामिन ए, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब चीजें। ऑप्शन जो मुझे बताया गया उसमें बताया गया कि आयरन वाला क्वेश्चन होगा ये। एक देखिए आई थी माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बुक के नाम आ रहे हैं कुछ, तो ये है एल के अडवाणी जी की ऑटोबायोग्राफी। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सांगपो रिवर, ये किसका दूसरा नाम है। देखिए ये सब तो एक मैं रिवर्स ऑफ इंडिया वीडियो बना चुका हूँ काफी पहले, उसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है ये। ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र रिवर जहां से ये ओरिजिनेट होती है वहां पे उसको सांगपो कहते हैं, यारलुंग सांगपो कहते हैं एक्चुअली ये। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये है एंगसी करके ग्लेशियर है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र, और जब तक ये तिब्बत में रहती है तब तक इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो, और ये फिर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से मुड़ जाती है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास यहाँ से मुड़ जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का देखिए बाकी इसमें चीजें देख सकते हैं ये। देखिए ये भी पूछा सकता है कि किस किस कंट्री से पास होती है ब्रह्मपुत्र, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज लिखी वो सब कौन कौन से सिटी बसे हैं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर। और ब्रह्मपुत्र को जो बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो इसको बोलते हैं जमुना। ये आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे। देखिए ये जरूर पूछा गया था कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ये पद्मा बोलते हैं। एक एक इसमें मैप देख लेते हैं, उससे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। देखिए ये है मैप पूरा, ठीक है, और गंगा नदी आ रही है, आप इसमें देखें तो गंगा नदी ये यहाँ से आके स्प्लिट हो जाती है। पद्मा इधर बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली इधर चली जाती है, इंडिया में ही रहती है, कोलकाता में। तो गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको क्या बोलते हैं, पद्मा। ये आप याद रखिएगा। फिर वैसे ही ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है, देखिए ये यारलुंग सांगपो बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र को, जब तक ये तिब्बत में रहती है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये आके मुड़ जाती है ये। और इसमें अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको क्या बोलते हैं, जमुना। ठीक है, और जमुना फिर ये पद्मा में मिलके और फाइनली एक मेघना करके रिवर है, ये मेघना में मिल जाती है, तो फाइनल मेघना हो जाती है इसमें। तो ये आप याद रखिए, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। तो ये आप याद रखिए, ठीक है, ये आप याद रखते हैं, गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र जमुना। तो गंगा को ये बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। फिर कैलाश सत्यार्थी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था।
कल शाम की शिफ्ट में आया था, ये आजाद बचपन की ओर। ये बुक है, ये किसने लिखी है? ये कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। देखिए, एक बचपन बचाओ आंदोलन भी इन्होंने फॉर्म किया था, ये 1980 के आसपास। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये न्याय सूत्र, ये बुक किसकी है? ये किसने लिखी थी? गौतम ने। उसके बाद देखिए, ये पीएम का नाम पूछा गया था, शेख हसीना किस देश की पीएम है? बांग्लादेश की। अब देखिए, उससे रिलेटेड मैंने बाकी इंफॉर्मेशन लिख दी, क्योंकि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है उनके आपको नाम याद रखने चाहिए हेड के। शेर बहादुर देवबा इस समय नेपाल के पीएम। ये शेरिंग तोगबे करके हैं, ये भूटान के पीएम है। रानिल विक्रम सिंघे हैं श्रीलंका के पीएम, लेकिन श्रीलंका में एक्चुअली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पे प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। मैत्रीपाला सिरिसेना है इस समय श्रीलंका के प्रेसिडेंट। फिर पाकिस्तान के पीएम चेंज हो चुके हैं, शाहिद खानान अब्बासी हैं इस समय। म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं हितिन क्याओ। तो ये आप जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये आप देख लीजिए एक बार ये आ सकता है। डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में क्वेश्चन आया था, अनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होती है? आयरन की डिफिशियंसी से होती है। ये कुछ और लिस्ट मैंने दे दी, ये भी आप देख लिए। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी से होती है? विटामिन ए। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी। स्टेरिलिटी होता है विटामिन ई। ब्लड क्लॉटिंग इंपेयर हो जाती है विटामिन के की कमी से। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम। ग्वाइटर होता है आयोडीन क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से। जीरोप्थेलियमिया होता है विटामिन ए की कमी से। और हाइपोकैलियमिया होता है ये पोटेशियम। हाइपोनेट्रियमिया होता है सोडियम। तो ये सब आप याद रखते हैं। पेलेग्रा होता है नाइसिन की कमी से। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, आरोग्य रक्षा फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो ये आप याद रख लीजिएगा। पेस मेकर किसके लिए यूज होता है? पेस मेकर एक स्मॉल ये डिवाइस होता है, हार्ट के लिए होता है यूज। ये जो अगर कभी भी हार्ट जो रिदम्स होती हैं वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर को यूज करते हैं। और इसको यूज करते हैं, ये रोग होता है ये एरिथेमियास करके एक रोग होता है, जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो रेट होता है, रिदम होती है हार्ट बीट की, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ड्राई आइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं इसको? देखिए, ड्राई आइज को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब बाकी भी मैंने उससे रिलेटेड लिख दिए हैं, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी वीडियोस हैं ये हमारे एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में सब मैंने अपडेट करता जा रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट फॉलो करिए। दोनों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अब देखिए कि कुछ और लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। एलम बोलते हैं एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट को। एक्वारीजिया बोलते हैं HNO3+HCl को। एस्पिरिन बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को। कोरंडम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। स्पम जो सॉल्ट होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। हैवी वाटर क्या होता है? D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड प्लम्बोगो क्या होता है? ये ग्रेफाइट प्रूसिक एसिड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड। ज्वेलर्स रॉक होता है, ये ज्वेलर जो यूज करते हैं। फेरिक ऑक्साइड। साल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट। टेबल शुगर होता है शुगर। और विनेगर होता है ये अपना एसिटिक एसिड। द नंबर ऑफ प्लेयर पूछे थे पोलो में कितने होते हैं? 4। बाकी भी मैंने जो उससे रिलेटेड है वो लिख दिए, किसी से भी पूछे जा सकते हैं। फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी में 11-11। बास्केटबॉल में 5। बेसबॉल में 9। रग्बी फुटबॉल में 15। पोलो में 4। वाटर पोलो में 7। वॉलीबॉल में 6। कबड्डी में 7। लाइक ये हैंडबॉल में 7। खो खो में 9। सेपक में 3। ये सब आप याद रख सकते हैं। और ये करके एक सेपक करके सेपक टैक्रो है, ये एक्चुअली किक वॉलीबॉल होती है। साउथ ईस्ट एशिया में खेली जाती है, इसमें 3 प्लेयर होते हैं। फिर मसाई ट्राइब पूछी थी, ये केनिया की है। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम पूछा था। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट का कॉमन नेम है, देखिए उससे रिलेटेड मैंने लिख दिए हैं, बेकिंग सोडा। ये सोडियम टेट्राबोरेट का नाम है बोरेक्स। ब्राइन होता है एक्वस, ये NaCl। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट। चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए, इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी बता रहा हूं, और जो जो इसमें आ सकते हैं उससे रिलेटेड वो भी। तो देखिए, 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के और +5 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जितने भी जो क्वेश्चन मिले अभी मैंने अपडेट कर दिए। शाम तक आज जितने बचे हैं और भी मेरे पास अभी आ गए हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो देख रहा हूं अभी आ रहे हैं कई सारे क्वेश्चन। तो अभी शाम तक आपको बाकी क्वेश्चन में दे दूंगा 6 के पूरी डे की एनालिसिस दे दूंगा। आज 2 शिफ्टों में पेपर है, दोनों शिफ्टों की एनालिसिस आपको मिल जाएगी रात में 9-10 बजे तक। और उसके अलावा और भी जो करंट अफेयर्स वाली चीजें बची हैं, जैसे ऑबिटरी वाली लिस्ट, वो सब दे दूंगा आपको। और देखिए, ये एसएससी सीजल के जितने भी वीडियोस हैं, इसके लिए और एक स्टैटिक जीके वाला मैं बना रहा हूँ अभी। उसमें जितना भी जैसे कि कॉमन नेम हो गया, डिसीजेज हो गई, वो सब भी दे रहा हूँ। तो वो सब एक प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जा रहा हूँ एसएससी सीजल की, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है।
प्लस इसके अलावा ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए फ्री में तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी सीजल से रिलेटेड फ्री जी के पीडीएफ उस टेलीग्राम ग्रुप में डेली दी जा रही है, और प्लस और भी काफी सारा मटेरियल। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए कल मैंने 6 अगस्त का वीडियो बनाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो अभी मेरे पास बचे हुए क्वेश्चन भी कई सारे लोगों ने भेजे हैं अभी फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के, तो उसी हिसाब से मैं कल के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो उस पर वीडियो बना रहा हूँ, और प्लस जो उससे रिलेटेड फैक्ट है वो भी जो आ सकते हैं वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए देखिए 5 अगस्त को जो मैंने वीडियो बनाया था उससे कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं आ चुके होते हैं वो भी मैं बताता हूँ, जो उससे रिलेटेड आ सकते हैं वो भी। तो वो जो रिलेटेड आ सकते वाले में से कई सारे आए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि भूटान से कौन कौन सा स्टेट, इसमें पूछा ही गया था कि कौन सा स्टेट भूटान से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। उसका आंसर था हिमाचल प्रदेश। अब देखिए ये आपको मैं बता चुका हूं कि किस स्टेट, जो ये भूटान कंट्री है वो इंडिया के किस किस स्टेट से बाउंड्री टच करती है। तो देखिए ये भूटान किससे करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान करता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल करता है यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश करता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और चाइना करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। तो ये देखिए आप यहाँ पे मैप में डायरेक्टली देख सकते हैं। पाकिस्तान करता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से। चाइना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भूटान है वो किससे करता है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से और वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पे कहीं हिमाचल प्रदेश है ही नहीं। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें। नेहा कक्कड़ के लिए पूछा गया था क्या है, सिंगर है ये। फिर पूछा गया था कि ब्लूटूथ किसने डिस्कवर किया। देखिए ब्लूटूथ डिस्कवर किया डॉक्टर जाप हार्टसन ने। उससे रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं वो देख लीजिए, ये भी आ सकती हैं, पहले आ चुकी हैं। कि इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन है, या फिर फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन है। डब्ल्यू 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 के फादर कौन है, टिम बर्नर्स ली। फिर ये फादर ऑफ इंटरनेट किसको बुलाता है, फादर्स ऑफ एक्चुअली इंटरनेट होता है वो, विंट सर्फ और प्लस रॉबर्ट ई खान, दोनों को मिला के फादर्स ऑफ इंटरनेट बुलाता है। वैक्यूम पंप के फाउंडर का नाम पूछा गया था, ओटो वोन गुई करके है ये। फिर पूछा गया था किस रानी ने, जो काकटिया की डायनेस्टी ने रूल किया था साउथ इंडिया में, वो है रुद्रमा देवी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब फाउंड हुई थी ये, 1925 में हुई थी। 1925 में आरएसएस भी हुई थी, 1925 में सीपीआई भी हुई थी। उसके बाद देखिए ये पूछा गया था कि पूरे अर्थ का कितना परसेंट भाग लैंड है। देखिए ये मैं बता चुका हूं कई बार, जो टोटल अर्थ है उसमें 71% तो ओशियन ने कवर कर रखा है, पूरा वाटर है। 29% है लैंड। देखिए मैं ये भी आपको बता चुका हूं कि अर्थ का टोटल जो भाग है वो प्लेन्स ने कितना कवर कर रखा है, माउंटेन्स ने कितना कर रखा है, और प्लेटू ने कितना कर रखा है। आप बताइए। सोनी प्रोजेक्ट के बारे में कितने बार बता चुका हूँ करंट अफेयर्स के लिए। सोनी प्रोजेक्ट गुजरात का है। देखिए सोनी प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है, सौराष्ट्र नर्मदा और तरन इरिगेशन। ये एक प्रोजेक्ट है एक्चुअली, जो सरदार सरोवर डैम बना है नर्मदा नदी के ऊपर। उसका जो एक्सेस वाटर होगा, उसका जो एक्सेस फ्लड वाटर होगा, वहां से लेके 115 डैम बनाए जाएंगे सौराष्ट्र रीजन में, जो कि बहुत ज्यादा जहां पे अकाल अकाल पड़ता रहता है। तो वहां की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरदार सरोवर डैम का एक्सेस वाटर लेके जो 115 डैम बनाए जाएंगे सौराष्ट्र रीजन में, उनको पानी देने के लिए बनाया गया है सोनी प्रोजेक्ट। सिंपल भाषा में ये है। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, देखिए 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और 2019 वाला इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड और वेल्स में। देखिए इंडिया ने अभी तक 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं, एक 1983 में और एक 2011 में। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, 5 बार। फिर ये पूछा गया था कि पुलिट्जर प्राइज जो ये फिक्शन का 2017 का किसको मिला था। ये मिला था द अंडरग्राउंड रेल रोड नॉवेल को। ये किसने लिखा है, कोल्सन व्हाइटहेड। तो दोनों के नाम रट लीजिए। पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2017 किसको मिला था, द अंडरग्राउंड रेल रोड को, और ये किसने लिखा है, कोल्सन व्हाइटहेड ने। रुक्मणी देवी अरुंदले किससे एसोसिएटेड है, ये है भारतनाट्यम से। देखिए इंडिया में 8 ऐसे डांस है जिनको क्लासिकल डांस माना जाता है, जिनको रिकॉग्नाइज करता है संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 8 कौन कौन से, भारतनाट्यम है, तमिलनाडु कथक है, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में कथकली है, केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी है ओडिसी में, उड़ीसा में, और सत्रिया है करके असम में, मणिपुरी है मणिपुर में, मोहिनी अट्टम है केरला में। फिर देखिए एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी पीस अवार्ड, एक गांधी पीस प्राइज होता है जो इंडियन गवर्नमेंट देती है, वो नहीं है, वो अलग है।
ये गांधी पीस अवार्ड है, ये इंटरनेशनली दिया जाता है, और ये एक तरह से बस गांधी पीस अवार्ड है इसका नाम। येले यूनिवर्सिटी से ये एसोसिएटेड है। ये 2017 का मिला है उमर बाग बारगौती और राल्फ नेडेर को, ठीक है, इन दोनों को मिला है। ये गांधी पीस अवार्ड है, गांधी पीस प्राइज अलग है, वो 2014 में मिला था इसरो को, वो अलग है। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 का कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था खेड़ा में, डिस्ट्रिक्ट में, ये गुजरात में। गांधी जी जब आए थे, ये 1915 में आए थे, उसके बाद गांधी जी ने आके 4 आंदोलन किए थे, सीए के, केक खाया था, मतलब 3 आंदोलन किए थे गांधी जी ने, इंडिया के केक खाया था। सबसे पहले चंपारण हुआ था बिहार में, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। तो ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए, एक मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अभी तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, आज तो छुट्टी है, तो अभी तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो वाला आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा एसएससी सीजीएल की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसमें जितने भी वीडियो हैं सब आप देख लीजिए। सभी वीडियो उसी में ऐड होते जा रहे हैं। और उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए फ्री में, ये वाली पीडीएफ और प्लस बाकी जितनी भी पीडीएफ अभी तक मैंने बनाई है, सभी टेलीग्राम में फ्री में आपको मिल जाएगी। वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उसका मैं वीडियो थोड़ी देर में डाल रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं इस समय, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस जो डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और कल के जो आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो मैथ्स वाला इस पे पूरा फोकस रहेगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल के जितने भी जो एग्जाम चालू हुआ है 5 तारीख से 24 तक चलेगा, इसके पूरी हमने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, सभी वीडियो उसी में अपडेट हो रहे हैं। और प्लस हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको ये वाली पीडीएफ और प्लस जितनी भी पीडीएफ है सब फ्री में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डीआई का क्वेश्चन। एक पाई चार्ट इसमें दिया हुआ है, और इसको एनालाइज करके आपको 5 क्वेश्चन बताने हैं। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए कि पाई चार्ट कैसे रीड करते हैं। ये सबसे पहले 5 चीजें लिखी हुई है। एक पेपर कॉस्ट लिखा हुआ है, ये कितना है? 10% है, ठीक है। ये प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये कितना है? 35% है। जूम करके देख लिए। बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस कितने हैं? ये है 15%, ठीक है। ये रॉयल्टी कितनी है? ये भी 15% है। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितने हैं? 18% है। ये बाइंडिंग वाले चार्जेस कितने हैं? 18% है। ये 15 नहीं, ये 18% है ये टोटल। और एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी 18% है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 4%, और पेपर कॉस्ट है 10%। अब देखिए, ये पूरा पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें पूरी कॉस्ट का परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्वेश्चन बताना है। पहली बात तो क्या बताना है? सेंटर एंगल फॉर पेपर कॉस्ट। तो देखिए, पेपर कॉस्ट का एंगल कितना है? ये पेपर कॉस्ट का एंगल कितना है? 10% है ये। अगर आप ये देखें कि ये जो पूरा पाई चार्ट है, और इसमें पूरा 100% ये कितना एंगल है? पूरा 100% एंगल कितना? 360 डिग्री है। और इसमें पेपर कॉस्ट का एंगल पूछ रहा है, तो यानी कि 100% कितना हुआ टोटल? वो हो गया 360 डिग्री, ठीक है। और एक तो फिर ये 1% कितना हुआ? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 100। और 10% आपको निकालना है, तो इंटू 10 कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। 36 आंसर हो गया। 36% हुआ सेंटर एंगल फॉर पेपर कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट दी हुई है कितनी आपको? 17,500, 17,500। अब इसमें आपको निकालना है रॉयल्टी पेड कितनी है। देखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एंगल देख लीजिए। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना परसेंट है? प्रिंटिंग कॉस्ट है 35%, ठीक है। अब 35% आपको दी हुई है 17,500, और आपको रॉयल्टी पेड निकालनी है। रॉयल्टी पेड का कितना परसेंट है? ये है 15%। तो आप देखिए, 35% कितना हुआ? 35% कितना है? 17,500, 17,500। तो 1% कितना हुआ? 17,500 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। अब आपको निकालना कितना है? रॉयल्टी पेड, वो कितना है? 15%। तो आपको 1% आ गया आपके पास, 15% निकालना है, तो 15 से आप डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा टोटल। तो ये कितना हो गया? 7,500 रुपए, ठीक है। 7,500 रुपए इसका आंसर आ गया। प्रिंटिंग कॉस्ट 17,500 थी, रॉयल्टी पेड आपको 7,500 रुपए होगी। अब और एक क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन है टोटल। इसमें दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं आपके 6,000 रुपए। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कितना परसेंट था? 4% था। अब पूछ रहा है कि हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। पहले तो बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस कितना है परसेंट?
देखिए ये आप फिगर में देखेंगे डायरेक्टली तो बाइंडिंग कटिंग का कितना 18% है, और ये किससे ज्यादा पूछ रहा है, ये रॉयल्टी से। रॉयल्टी का कितना परसेंट है, रॉयल्टी का परसेंट कितना है, ये रॉयल्टी का है 15%। ठीक है, तो रॉयल्टी का अगर आप देखें तो रॉयल्टी का 15% है, और बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस का कितना 18% है। तो पहले तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिए, 3% हो गया, तो यानी आपको 3% निकालना है। अब देखिए, देखिए ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए थे 4%, ठीक है, 4% की वैल्यू है 6,000 रुपए। अब आपको क्या पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। ये कितना था 18%, फिगर से दिख रहा है। रॉयल्टी कितनी 15%, ठीक है। अब इस ये कितना ज्यादा है इससे, तो यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आप निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिए। 18% माइनस 15%, ये 3%। तो देखिए आपको 4% की वैल्यू दी हुई है 6,000 रुपए, 3% की निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बस आपको फिगर रीड करना आना चाहिए। बहुत सिंपली आप अगर ध्यान से देखिए तो ये वाले जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आए क्वांटिटेटिव, अगर ये एक आपने डायरेक्टली फिगर रीड किया तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल आएगा। देखिए 4% दी हुई है कितना 6,000, तो 6,000 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, ये हो गई 1% की वैल्यू। आपको कितना निकालनी, 3% की वैल्यू निकालनी है, इंटू 3 कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 4,500। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चौथा क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट, और ये पूछ रहा है कि ये कितना ज्यादा है ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से। तो देखिए पहली बात तो प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कितना 35% है, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट का कितना है 18% है। अब इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपको पूछ रहा है, देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंट कितना दिया हुआ है फिगर में 35%, आपको एडवर्टीजमेंट का परसेंट कितना दिया हुआ है 18%। अब इसमें पूछ रहा है सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन, ये कितना ज्यादा है इससे। तो पहली बात कितना ज्यादा है इसमें आप डिफरेंस निकाल लिए, तो ये कितना हो गया 17% हो गया। अब 17% की आपको ये निकालनी कितना एंगल होगा, 17% कितना एंगल ऑक्युपाई करेगा। अब देखिए पूरा जो ये गोला है, पूरा ये पाई चार्ट है, ये 360 डिग्री करता है, तो ये कितना है 100% है। 100% की वैल्यू दी हुई है 17 की निकालनी है, तो आप इसमें फिर वही कर देंगे कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिवाइड बाई 100, और आपको कितनी परसेंट की निकालनी 17, तो इंटू 17 कर दीजिए, ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा इसमें। 360 डिवाइड बाई 100 इंटू 17 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61.2 आ जाएगा परसेंट, 61.2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पाई चार्ट बस थोड़ा सा पढ़ना पता होना चाहिए कैसे उसमें समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। अब देखिए पेपर कॉस्ट क्या, आप वो निकालिए कितना दिया हुआ एंगल, पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट। देखिए पेपर कॉस्ट का कितना एंगल दिया हुआ है 10% है, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 35%। तो क्या पूछ रहा है इसमें आपसे, इसमें आपसे पूछ रहा है ये कि पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट का अगर आप देखें तो पेपर कॉस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। देखिए पेपर कॉस्ट कितना है 10% है, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 35% है। अब ये पूछ रहा है कि 10% इज व्हाट परसेंट ऑफ 35%। यार ये तो सिंपल परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्टली इसमें निकालिए, ये 10/35 इंटू 100 आप करेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा आपको। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200/7, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 28/6% आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। तो 5 DI के सवाल ले लिए हमने पाई चार्ट के, और प्लस ये लास्ट में एक सीपी और एसपी वाला ले लेते हैं। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है 2 CP दिए हुए हैं, सम ऑफ 2 CPs ऑफ 2 कार्स। देखिए पहली बात तो कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ लिख लीजिए, फिर ये प्रॉफिट लॉस, और फिर आपका इसमें लिख लीजिए इधर सेल प्राइस। अब इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ सीपीज ऑफ 2 कार ये दिया हुआ है। मान लीजिए पहली वाली कार का CP1 है, दूसरी वाली का CP2 है। पहली कार को 20% पे प्रॉफिट पे बेचा, 20% प्रॉफिट है, तो यानी कि एसपी इसका कितना आएगा 1.2 टाइम्स CP1। दूसरी वाले को 20% के लॉस पे बेचा है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा माइन ये 0.8 CP1। अब इसमें पूछ रहा है कि एसपी दोनों के सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 CP2 है। तो देखिए 1.2 CP1 की वैल्यू 0.8 CP2 के बराबर है, तो इससे आप CP2 निकाल लेंगे। CP2 कितना आ गया 4/3, सॉरी ये कितना हो गया 3/2
CP1, तो CP2 की वैल्यू आपने CP1 निकाल ली। अब दोनों के ये CP1 प्लस CP2 का सम दिया हुआ है आपको, CP1 प्लस CP2 कितना है, 1 लाख दिया हुआ है, तो सिंपली आप CP2 को इसमें पुट कर दो। तो CP1 प्लस 3 CP1/2 इज इक्वल टू ये 1 लाख हो गया। तो इससे CP1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्टली, इससे आ जाएगी आपकी CP1 की वैल्यू ये हो जाएगी 40,000। तो देखिए 6 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं इसमें मैथ वाले, और देखिए सिंपल होते हैं ये। पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन हो गए DI वाले, हर एग्जाम में हर ये शिफ्ट में 5 क्वेश्चन का एक चार्ट आता है। अब ये सबसे पहले आप कोशिश यही करा करिए कि इसको किसी तरह सॉल्व कर लीजिए। आप बिल्कुल बस इसको सिंपली रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाई चार्ट का मतलब है, देखिए पाई चार्ट में बस कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कोई भी चीज अगर परसेंटेज दी होगी तो इसमें टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और टोटल इसका परसेंट ये कितना होगा, 100%। अब इसमें जैसे भी चाहे तो यहाँ पे परसेंट दे दिया जाए, नंबर दे दिया जाए, कुछ एंगल आपको निकालना है तो एंगल आपका निकालना है, आपको परसेंट पता है तो नॉर्मल सवाल हो जाते हैं ये। कोशिश करिए कि जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जो हैं वो पहले ये वाला सवाल हो जाए, क्योंकि एक एक फिगर में 5-5 सवाल हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपका 5-6 मिनट में पूरा सवाल हो जाएगा ये। आपको वैसे भी 60 मिनट में पूरे क्वेश्चन करने हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें करिए। तो ये वाले मैथ के क्वेश्चन में लाया हूँ, और भी अभी आपको अभी जैसे शाम को ये जितने भी आज पूरे दिन पूछे गए हैं वो दे दूंगा, और प्लस इसके अलावा और भी अभी मैथ के कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा आपको, प्लस क्वेश्चन दे दूंगा और प्लस रीजनिंग के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो कल आए थे तीनों शिफ्ट को मिला के, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ कि बाकी क्या क्या आपकी स्टडी और होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, कुछ सीरीज वाले आए थे, काफी सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं ये। अगर आप इसमें देखें, पहला क्वेश्चन आया था 27 दिया था, 125 दिया था, और तीसरा टर्म पूछा था, और फिर दिया था 343। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है, और ये है 7 का क्यूब। तो 3 के बाद 5 का क्यूब, और यहाँ पे मतलब होना चाहिए था एक क्यूब, और ये इससे 5 से बड़ा ही होना चाहिए था और इससे छोटा होना चाहिए था, तो ये वाला होगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 36 × 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 216। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें वर्ड दिए हुए हैं, 2 वर्ड दिए हुए हैं, 3 वर्ड दिए हुए हैं, इसके बाद चौथा वाला पूछा है। देखिए अगर आप एक एक करके इसको देखें तो क्यू के बाद ये आ रहा है एस, बीच में एक अक्षर गायब हो गया, क्यू प्लस आर प्लस एस, यानी कि क्यू के एक के बाद एक आ रहा है। फिर वाई के बाद आ रहा है ए, यानी वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद जेड और उसके बाद ए। ठीक है, तो एक प्लस करके आपको लाना है। जी के बाद फिर क्या आ रहा है, आई, यानी कि जी के बाद पहले आता है एच फिर आई, तो एक प्लस करके दूसरा वाला टर्म लाना है इसको। ओ के बाद आ रहा है क्यू, ओ के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू, तो इसके बाद में एक और जोड़ के आपको लाना है टर्म। तो वैसे ही आप इसमें देख लीजिए, यू के बाद क्या आना चाहिए, यू के बाद वी और डब्ल्यू, ठीक है, सी के बाद डी और ई, के बाद एल और एम, एस के बाद टी और यू, तो WEMU हो गया, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए ये वाले जो पेपर है इसमें थोड़ा सा आप अगर दिमाग खोल के रखेंगे, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप इसीलिए पहले ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको सबसे पहले आ रहे हैं। देखिए ये वाली तीसरा क्वेश्चन फिर एक है, इसमें क्या करना है, 6 के बाद 43 दिया है, 5 के बाद पूछा है आपको। तो देखिए 6 में अगर आप देखें ध्यान से, 6 के बाद 43 कैसे आ रहा है, 6 का हो गया स्क्वायर और प्लस हो गया 7, 36 प्लस 7 कितना हो गया, 43। तो वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस इसके नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा 6, यानी कि 25 प्लस 6 हो जाएगा 31। 31 आंसर हो गया। क्वांट वाले ये जो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए हैं, सॉरी, रीजनिंग वाले काफी सिंपल से क्वेश्चन आए थे, और मतलब आप देखें कई सारे क्वेश्चन अभी हम लेंगे इसमें। देखिए 42 और 56 और ये फिर आया 132। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 6 स्क्वायर प्लस 6 हो गया 42, 7 स्क्वायर प्लस 7 हो गया 56, ये 11 स्क्वायर प्लस 11 हो गया 132, और बीच में क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए जिसमें स्क्वायर और प्लस वो वही वाला टर्म ऐड हो सके। ऐसा सिर्फ ये 10 स्क्वायर प्लस 10 हो गया 110। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पूरे मैंने इसमें रीजनिंग वाले जितने मैक्सिमम हो पाए वो ले लिए मैंने इसमें। ये वाला देखिए सीरीज वाला अगर आप देखें तो ये 68 के बाद आया है 130, और उसके बाद आया ये। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4, 64 प्लस 4 कितना हो गया, 68। फिर वैसे ही आप इसमें देखें तो ये क्या है, 5 का क्यूब प्लस 5, मतलब जितने का क्यूब हो रहा है उतना ही जुड़ रहा है,
125 प्लस 5 130 हो गया। फिर इसमें भी देख लीजिए, ये क्या है, 6 का क्यूब है और प्लस 6 जोड़ दीजिए, 216 और प्लस 6 हो गया, कितना, 222 हो गया। तो बस इसके बाद क्या आएगा, देखिए 4 5 और 6, तो यानी कि 7 आना चाहिए, तो 7 का क्यूब प्लस 7, यानी कि कितना हो गया ये, 343 प्लस 7 यानी कि 350। सी आंसर हो गया इसका। इसमें देखिए ऑड नंबर आपको फाइंड करना है, ये 4 नंबर दिए हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये 13 का क्यूब है, ये वाला नंबर है ये 15 का क्यूब है, ये वाला नंबर है ये 14 का क्यूब है। ठीक है, तो ये वाला बस नंबर क्यूब नहीं है, तो इसीलिए सी वाला ऑड हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी। थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा एक बार एलसीएम निकाल के, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसमें एलसीएम निकाल के देख लेंगे जल्दी से। देखिए ये नेक्स्ट वाला डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको कि जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया जाए वैसे वैसे करना है आपको। बस एक यहाँ पे क्या करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अपने हिसाब से बना लेना है। इसमें क्या लिखा है, देखिए एक पॉइंट होगा, ये जो ये वाला जो होगा ये ओरिजिनल पॉइंट होगा यहाँ से। अब देखिए रवि वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड द हेड, मतलब यहाँ पे रवि मान लीजिए खड़ा था, 40 मीटर ये वेस्ट गया, तो ये हो गया 40 मीटर, यहाँ पे रवि। फिर टू का लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न ले लिया इसने और 30 किलोमीटर 30 मीटर और चला। फिर उसके बाद लिखा है कि ही देन टू का राइट टर्न, तो इसमें यहाँ पे था, ये इस पोजीशन पे राइट टर्न ले लिया इसने और कितना चला, 20 मीटर। अब ही देन अगेन टू का राइट टर्न, यहाँ पे था तो फिर से राइट टर्न लिया और ये 30 मीटर चल गया। अब इसमें पूछ रहा है हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट है, तो कितना हो गया, ये 40 प्लस 20 60 मीटर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड। आपने वो वाला वीडियो जो अगर देखा हो, मैंने उसमें पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए मेन चीज है कि आप ये बना लीजिए पहले डायरेक्शन वाला, ये अपना डायग्राम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, और वहां आपके हिसाब से ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन होगा और यहाँ से जो भी कहता जाए वो करते जाइए। अब आप इधर मूव कर रहे हैं, आप मतलब आप जैसे जैसे रवि मूव कर रहा है आप उसको अपने आप को उसकी जगह रख दीजिए कि आप मूव कर रहे हैं, आप इधर मूव करेंगे तो आपका क्या होगा, लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। तो एक तरह से विजुअलाइज करके आप जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो उसको अपने आप को करिए कि आप इधर मुड़ रहे हैं फिर उधर जा रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। 60 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका होगा ए। अब इसमें देखिए फिर एक सीरीज दी हुई है और एक टर्म मिसिंग है। सीरीज क्या है, पद्म श्री है, फिर पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और उसके बाद पूछा देखिए क्या है ये, पद्म श्री से बड़ा होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण से बड़ा होता है पद्म विभूषण, और सबसे बड़ा क्या होता है, भारत रत्न। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है आपको कि जो ये अवार्ड होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का जैसे भारत रत्न, उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, उससे छोटा होता है पद्म भूषण, उससे छोटा होता है पद्म श्री। ये नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है, हर बार जैसे इतने सारे अवार्ड आते रहते हैं आपको पता होना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेड किया जाता है आपसे। देखिए फिर इसमें नेक्स्ट सीरीज वाला क्वेश्चन है, ए ये और ये तीन दिए हुए हैं, नेक्स्ट पूछा देखिए ए के बाद क्या है, एक छोड़ के दूसरा, ए बी, बी छोड़ के सी है। अब सी के बाद फिर क्या है, सी के बाद आना चाहिए डी, लेकिन उसके बाद ए है, तो उसमें आपको एक ऐड करके लिखना है इसमें। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वाई के पहले वाला आ रहा है, देखिए डब्ल्यू एक्स वाई आएगा, ठीक है, यू वी डब्ल्यू आएगा, तो इसमें माइनस हो रहा है 2 और इसमें प्लस हो रहा है 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी सी सी डी ई ई एफ जी हो जाएगा ये। अब इसमें क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई, तो यू से एक से पहले, यानी कि इसमें क्या आना चाहिए आपका एस, क्योंकि एस टी के बाद यू आता है, उसमें माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा, तो जी एस हो गया इसका आंसर, डायरेक्टली ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑड लेटर आपको फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो बस यही वाला सी डी ई दिया हुआ है क्रम वाइज, बाकी सब क्रम वाइज नहीं है, तो इसमें ऑड यही हो गया डायरेक्टली। ऑड इसमें फिर फाइंड करना है, देखिए इसमें बाकी सब तो हिल स्टेशन है, शिमला हो गया चाहे ऊटी हो गया चाहे दार्जिलिंग हो गया, आगरा नहीं है सिर्फ, तो आगरा इसका आंसर हो गया डी। ये देखिए रीजनिंग क्वेश्चन थे ये, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए थे और ये आए थे 5 अगस्त को पूरे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको 6 अगस्त में जो भी पेपर आया है उसकी एनालिसिस करके बताऊंगा। देखिए एनालिसिस 5 अगस्त की यही थी कि रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट है, काफी ज्यादा इजी भी थे किसी शिफ्ट में। बस इंग्लिश पे आप फोकस करिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ आ रहे हैं, और बाकी जीए वाला सेक्शन भी काफी सिंपल आ रहा है।
और आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला है, मैथ्स वाला सेक्शन है, उसमें एडवांस मैथ भी, वो भी इजी टू मॉडरेट ही है, वो इतनी टफ नहीं है। तो इस बार कट ऑफ का तो अभी नहीं एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कल पेपर आया था उस हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा ही रहना चाहिए। एक बात और देखिए, ये जो पीडीएफ है हमारी, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी फ्री में। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में आपको। और प्लस जो पुराने एसएससी सीजीएल के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट में देख लीजिए सब वीडियो जितने भी हैं, कल की एनालिसिस प्लस टोटल जो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और प्लस एक टॉप का पिंड कमेंट होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो सब दी हुई हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब कुछ ये फ्री में मिलता रहेगा, और आपको पूरे अपडेट भी मिलते रहेंगे जितने क्वेश्चन और ये सब आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।